नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मोदी सरकार ने आज एक बार फिर से देश के अन्नदाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। जहां किसानों को यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी को अगले आने वाले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो पीएम प्रणाम योजना से देश की मिट्टी की सेहत को ठीक करने का भी बड़ा फैसला किया गया है। क्या है ये बड़े फैसले? इस पर आज केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया एक्सक्लूसिवली डीडी न्यूज के साथ न्यूज नाइट में जुड़ेंगे। इसके अलावा होगी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मचे घमासान की, भी दिखाएंगे खबर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आ रही लगातार हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन खबरों की। होगी मानसून से लेकर खेल जगत की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा। किसानों के कल्याण के लिए पीएम प्रणाम योजना को भी हरी झंडी। किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर है फोकस। यूरिया सब्सिडी योजना को 3 साल तक जारी रखने को मंजूरी। सल्फर कोटेड यूरिया की भी हुई शुरुआत। कैबिनेट में गन्ना किसानों के लिए भी अहम फैसला। गन्ना पेराई के अगले सत्र के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला। देश में अनुसंधान के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को भी मिली मंजूरी। समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी घमासान। तमाम केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया समर्थन। विपक्ष की ओर से भी मिला साथ। आम आदमी पार्टी ने कहा वो सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता के हक में। बीजेपी ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर फिर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों से है राहुल के संबंध। कांग्रेस पार्टी के जमात इस्लामी जैसे संगठनों से जुड़े लोगों से संबंध होने के लगाए आरोप। बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय के एक वीडियो ट्वीट पर कर्नाटक में एफआईआर होने पर भड़की बीजेपी। कहा कांग्रेस ने दिलाई आपातकाल की याद। स्मृति ईरानी ने कहा गांधी खानदान ने फिर साबित किया है कि राज्य में ही उनके पास सत्ता आ जाए तो सच को दबाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो 4 दिन की भारत यात्रा पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। एनरिक ए मनालो ने फिलीपींस से भारत संबंधों को बताया मील का पत्थर। कहा दोनों देश इस साझेदारी को और बेहतर बनाने की ओर प्रयासरत। उपराष्ट्रपति ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर दिया जोर। रिजर्व बैंक ने पेश की देश की अर्थव्यवस्था की शानदार तस्वीर। मार्च 2023 में बैंकों का कुल एनपीए 3.9% के स्तर पर, 10 सालों का सबसे निचला स्तर। नेट एनपीए में भी आई कमी, 1% के स्तर पर पहुंचा बैंकों का एनपीए। शेयर बाजार में जोरदार तेजी। कारोबार के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर रहा आज बाजार। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने जापान को हराया। 7 बार के चैंपियन भारत की ये प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत। प्रधानमंत्री मोदी सरकार की कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत किसानों को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, तो गन्ना किसानों के लिए भी एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी आज बड़ा फैसला किया है। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक देश के किसानों के लिए कई अच्छी खबर लेकर आई है। एक बेहद अहम फैसले में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही 3 सालों के लिए यूरिया सब्सिडी को जारी रखने का फैसला भी किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगले 3 साल तक के लिए किसानों को मौजूदा कीमत ही चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कई योजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी गई है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है
फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। दरअसल मोदी सरकार की योजना है कि देश के किसान उर्वरक का संतुलित इस्तेमाल करें, इसके साथ ही खाद के वैकल्पिक उपायों का भी खूब प्रयोग करें। इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उर्वरक सब्सिडी से जो बचत होगी उसको राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट 10 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज किया और केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज 3 लाख मेट्रिक टन कम किया, तो 3 लाख मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3000 करोड़ की सब्सिडी में से 1500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी, ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे या तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी उसका उपयोग कर सके। मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी को पहले ही बढ़ा दिया था। अब गन्ना किसानों को भी राहत दी गई है। गन्ना पिराई के अगले सत्र के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है। साल 2023-24 सत्र के लिए गन्ने के एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मोदी सरकार के गन्ने के एफआरपी में बढ़ोतरी के फैसले का फायदा 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा। गन्ने की एफआरपी के जरिए खरीद 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले नए गन्ने के सीजन से लागू होगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब 2014 और 15 में गन्ने का एफआरपी महज 220 रुपए प्रति क्विंटल था। अगर मैं यूपीए के कालखंड की बात करूं, अगर 2004 से 14 की, तो कुल मिलाकर 2,71,204 करोड़ रुपए की खरीद हुई, वैल्यू जो है उसकी, और 2014 से 2023 तक 7,46,066 करोड़ रुपए खरीद में हुए। आपको याद होगा उस समय के अगर परिदृश्य आप देखें, गन्ना किसानों को सड़कों पर रोक लगानी पड़ती थी, नेशनल हाईवे जाम रहते थे, पैसों का भुगतान नहीं होता था। लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे, पूरा भुगतान किसानों को किया गया है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो 99.8%, 99.7% इस तरह से भुगतान हुआ है, और जो बैकलॉग था वो भी क्लियर किया गया। मोदी सरकार उर्वरक के अंधाधुंध इस्तेमाल और खेतों की मिट्टी की सेहत के लिए फिक्रमंद है। यही वजह है कि किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन तो दिया ही जा रहा है, साथ ही ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनसे भविष्य में भी कृषि उत्पादकता बढ़ती रहे और जिससे किसानों की आय बढ़े, साथ ही हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे। साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी है। विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये फाउंडेशन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा और देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। इसके तहत वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एनआरएफ नाम की एक शीर्ष निकाय की स्थापना करेगा। 5 सालों के लिए इसकी अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपए होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो किसानों के लिहाज से मोदी सरकार का आज का बड़ा फैसला है और पीएम प्रणाम के माध्यम से की योजना की बड़े तौर पे शुरुआत हुई है। क्या है इसके मायने और क्या है इसके तमाम प्रकार के प्रकल्प और बातें, इसको हम विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। आइए आपको विशेष तौर पर कि आखिर किस तरीके से इस योजना में तमाम बातों का जिक्र किया गया, क्योंकि मोदी कैबिनेट ने आज फैसला लिया है किसानों यानी कि देश के अन्नदाताओं के हक को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत हुई है। कैबिनेट ने 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की आज मंजूरी दी है कि लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की मंजूरी मोदी सरकार ने आज दी है।
इसके तहत कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी योजना के तहत 3,68,000 करोड़ रुपए को अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है जो कि सीधे तौर पर देश के किसानों को फायदा पहुंचाती नजर आएगी। यूरिया सब्सिडी योजना में अगले 3 वर्षों तक इसका विस्तार किया गया। 2025-26 तक इसका विस्तार अगले 3 वर्षों के लिए किया गया। यह बेहद महत्वपूर्ण है और ये जो यूरिया पे सब्सिडी है वो लगातार अगले 3 साल तक चलती रहेगी। पीएम प्रणाम जो ये शब्द दिया गया, इसके मायने क्या है, इसको समझने के लिए रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसको पीएम प्रणाम के नाम से जाना गया। और इसके पीछे मकसद क्या है, देश की मिट्टी की सेहत को सुधारना, ये सबसे बड़ा इसके पीछे कोशिश है। और गोवर्धन संयंत्रों से ऑर्गेनिक उर्वरकों के लिए 1451 करोड़ रुपए का एक समर्थन दिया जाएगा, यानी कि उसको सहयोग दिया जाएगा। इसके प्रावधान की मंजूरी भी आज मोदी सरकार ने दे दी है। पहली बार देश में सल्फर लेपित यूरिया, जिसको गोल्ड यूरिया भी कहा जा रहा है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि अभी तक जो तत्व एक तरीके से यूरिया में हुआ करते थे उसमें सल्फर नहीं होता था, लेकिन अब सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत होगी। अपने आप में एक बड़े कदम के तरीके से, क्योंकि इसके माध्यम से उर्वरा शक्ति को बढ़ोतरी मिलेगी और यानी पैदावार इससे बढ़ती नजर आएगी। तो यूरिया गोल्ड की एक तरीके से शुरुआत होने जा रही है। पीएम प्रणाम के लाभ के लिहाज से अगर बात की जाए तो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ाने पर राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि जो हम आज की तारीख में केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह हम अल्टरनेट फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। खासतौर से जो ऑर्गेनिक जो खादें हैं उसका इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, उर्वरा की बहाली होगी, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार, ये तमाम प्रकार के फायदे हैं जिससे सीधे तौर पर फायदा किसानों को मिलता नजर आएगा। और इस लिहाज से ये कोशिश की जाएगी। सतत कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना भी इसका एक तरीके से पूरा मकसद है। इसके माध्यम से ये कोशिश की जाएगी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिहाज से, जो तमाम पद्धतियां हैं उसके लिहाज से उसमें किसानों को फायदा मिलता नजर आएगा। सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको यूरिया गोल्ड कहा जा रहा है, उसको कैसे शुरू किया जा रहा है, उसके मायने क्या है, क्योंकि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए इस यूरिया से फायदा मिलेगा, जिसके अंदर सल्फर की मात्रा को अच्छे तरीके से डाला जाएगा। तो सल्फर की वजह से जो पोषक तत्व कम रह जाते तो उसका फायदा मिलता नजर आएगा। किसानों के लिए इनपुट लागत कम होगी, यानी जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित तौर से जो इनपुट कॉस्ट है उसमें कमी आएगी। कम लागत से ज्यादा पैदावार, किसानों के हाथ में ज्यादा फायदा। उत्पादकता एवं उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी साफ तौर से देखने को मिलेगी। कम लागत से ज्यादा उत्पादन और किसान को उसका सीधा फायदा होता दिखाई पड़ेगा। यह सल्फर कोटेड यूरिया के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इसका एक और तत्व है, वो है बाजार विकास सहायता। पीएम प्रणाम के तहत ही बाजार विकास सहायता का एक तरीके से उसमें कंपोनेंट किया गया है। गोवर्धन संयंत्रों से ऑर्गेनिक खाद की खरीद पर 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की सहायता देने का फैसला भी मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो गायों का जो तमाम गोबर होता था जानवरों का, उसके माध्यम से गैस बनाने के लिए गोवर्धन संयंत्र लगाए थे। उसको गैस बनने के बाद में जो बची हुई ऑर्गेनिक खाद है उसको भी खरीदने के लिए 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की एक तरीके से सरकार सहायता देगी। तो किसानों को कितने प्रकार के विकल्प स्रोत के लिए दिए जा रहे हैं, ये साफ तौर से इस पे दिखाई पड़ता है। ऑर्गेनिक उर्वरकों को भारत ब्रांड के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि उसकी ब्रांडिंग भी की जाएगी और उसके माध्यम से उसको आगे बाजार में बेचा जाएगा। ये प्रयास भी पीएम प्रणाम के माध्यम से किया जाएगा। फसल अवशेषों के प्रबंधन में सुविधा होगी, क्योंकि लगातार जो पराली जलाने की समस्या होती थी, इस प्रकार की दिक्कतों से भी छुटकारा मिलता नजर आएगा और इसका फायदा पर्यावरण को स्वच्छ रखने और सुरक्षित रखने में भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा, क्योंकि अगर पराली नहीं जलाई जाएगी तो उस धुएं से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को रोका जा सकेगा। किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी बनेगा। यह साफ तौर से अल्टरनेटिव इनकम देने की कोशिश मोदी सरकार की किसानों को सशक्त करने के लिए उसका एक बड़े स्रोत के तौर पर बाजार विकास सहायता के माध्यम से भी पीएम प्रणाम में यह देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एक और कंपोनेंट की, तो किसान हितैषी मोदी सरकार, क्योंकि लगातार 9 साल से मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसमें किसानों की आय को दोगुना करने से लेकर उनको वैकल्पिक आय के स्रोत देने पर लगातार काम किया जा रहा, साथ ही साथ उनको सक्षम बनाने के लिए भी तमाम काम किया गया। कैसे, इनको आंकड़े से समझने की कोशिश है। पिछले साल, सिर्फ एक साल अगर पिछले साल की ही बात करें तो पिछले साल किसानों को दी गई लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की यूरिया सब्सिडी। बजट में प्रावधान 1.5 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन जरूरत पड़ी और दुनिया में जो दिक्कतें आई सप्लाई चेन को लेकर, उसके बावजूद भी किसानों पर उसका असर ना पड़े, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से ज्यादा पैसा दिया और 2.5 लाख करोड़ रुपए तक किया और उसके बाद में किसानों को
आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया। सरकार ने उस आर्थिक बोझ को उठाया और 2.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा बीते एक साल पीछे साल यूरिया की सब्सिडी पे दिया गया। इसी तरीके से बीते वर्ष प्रति किसान पर अगर बात की जाए तो यूरिया की सब्सिडी पे, क्योंकि सरकार ने इस बात को कहा कि देश में 12 करोड़ किसान हैं और कुल सब्सिडी को अगर उन किसानों से अगर हम देखें तो प्रति किसान किस प्रकार से 21,000 रुपए यूरिया सब्सिडी का लाभ दिया गया। यानी कि एक किसान को अगर औसत तौर पर देखा जाए तो 21,000 रुपए का यूरिया सब्सिडी पिछले एक साल में दी गई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि सीधे तौर पर भी जो सहयोग देती है सरकार और अप्रत्यक्ष तौर पे भी सरकार सहयोग दे रही। इसी आंकड़े को दूसरे तरीके से समझे तो बीते वर्ष प्रति एकड़ पर लगभग 7300 रुपए यूरिया सब्सिडी दी गई सरकार के इन तमाम प्रयासों के माध्यम से। किसानों को 21,000 प्रति किसान के हिसाब से बीते वर्ष में और 7300 के हिसाब से प्रति एकड़ पे कहीं ना कहीं इसका फायदा मिला। कुछ और आंकड़े हैं, बीते वर्ष प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अगर बात की जाए तो लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए की जो है सहायता एक तरीके से किसानों को दी गई है। तो ये अपने आप में एक आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण, और इसको हम बांट के देखें तो प्रति किसान लगभग 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पिछले साल मोदी सरकार ने किसानों को दी है। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफी है कि कैसे देश में लगातार किसानों के लिए फायदा किया जा रहा है। बीते वर्ष प्रति एकड़ 18,000 की सहायता, यह भी आंकड़ा इससे निकल के आता है जो सरकार ने किसानों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये आंकड़े तमाम अपने प्रकार से इस बात को बताने के लिए कैसे मोदी सरकार किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से लगातार काम करती नजर आ रही है, और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इस सिलसिले के लिहाज से अगर बात की जाए तो मोदी सरकार ने जो काम किया है उस लिहाज से किसानों को एक बड़ा फायदा मिलता नजर आया। कुछ और महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। कल भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद से देश में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा समेत कई अन्य दलों ने इसका समर्थन किया है तो कांग्रेस समेत कई दल इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। आज भी यूसीसी के मुद्दे पर बयानबाजी का दौर जारी रहा। यूसीसी के मुद्दे पर कई राज्य पहले ही अपने प्रयास आगे बढ़ा चुके हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और कहा कि एक ही घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी के तमाम नेता और केंद्रीय मंत्री इस मामले पर मुखर हैं और देश में समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहे हैं। Our Prime Minister and our Constitution repeatedly talks about equal rights for all Indian citizens, no discrimination for any citizens for or against, and therefore these basic fundamental principles of our Constitution go to the root of vote bank politics that these political parties have built their edifice on for the last 75 years. So it is important to have these discussions. It is important to have the truth be revealed to the people. संविधान के अंदर धारा जो 44 वो कहती है कि सरकारों को कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा निर्णय हैं जिस निर्णय के अंदर सरकार को कहा कि आज तक आपने कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं बनाया, और क्यों कॉमन सिविल कोड नहीं बनना चाहिए। अगर क्रिमिनल लॉ यानी कोई चोरी डकैती हत्या करता है तो हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून नहीं, समूह के लिए समान कानून है। तो अगर क्रिमिनल लॉ समूह के लिए समान हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता। बीजेपी शासित राज्यों ने भी खुलकर इसका समर्थन किया है। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। पूरा देश चाहता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बार इस विषय को सार्वजनिक करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 3 प्रमुख मुद्दे थे उसमें ये हमारा सामान्य नागरिक संहिता भी था, धारा 370 भी था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण भी था, और लगभग तीनों मुद्दे समाधान की ओर है। इसलिए जो भी आज
मैं कहूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कदम उठा रही है। हम वैचारिक दृष्टि से भी अपने मुद्दे पर कायम हैं। उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाई थी। अब इस पर जल्द ही ड्राफ्ट जारी हो सकता है। बीजेपी के कुछ और राज्यों में भी इस पर हलचल है। हालांकि कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी असल इश्यूज जो हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, मुल्क की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, उस सबको अलग हटा करके इन चीजों को एक बार फिर हाईलाइट करके इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। हालांकि कई विपक्षी दल भी इस मामले में सरकार के साथ खड़े हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सैद्धांतिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीती रात इस मसले पर एक बैठक बुलाई। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग ने जनता, सार्वजनिक संस्थानों और धार्मिक संस्थानों व संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी का कहना है कि विधि आयोग द्वारा नोटिस के बाद समान नागरिक संहिता पर भारी प्रतिक्रिया मिली है। मंगलवार तक आयोग को 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमने कानून के उपयोग की जांच की और देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसकी बहुत आवश्यकता है और हम सभी हितधारकों और संगठनों के साथ व्यापक परामर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यूसीसी अगर यानी कि समान नागरिक संहिता का मसला क्यों गर्मा गया है प्रधानमंत्री के बयान के बाद एक बार फिर से, क्या है ये पूरा विषय और कैसे इसको आपको समझने की जरूरत है, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता आखिर ये विषय क्या है और इसके मायने क्या है। अगर इसको हम संक्षेप में समझने की कोशिश करें, क्या है समान नागरिक संहिता? एक देश एक कानून की बात करता है, समान कानून सभी के लिए बात करता है, धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग के लिहाज से किसी में कोई भेद ना हो, इस बात को भी यूसीसी तरीके से आगे बढ़ाता है। और विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर समान प्रकार के कानून देश के हर नागरिक पर लागू हो, इसका धर्म और जाति धर्म से किसी प्रकार का विभेद ना हो, यह कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड सीधे तौर पर कहता है। लेकिन चूंकि कई प्रकार के अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, इसलिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी को लेकर भी एक तरीके से जिक्र है। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको समझना जरूरी, क्योंकि यह संविधान सम्मत बात है। अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र किया गया है और प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसको मूल भावना को हमको जीवित रखना है, यानी कि सभी को समान तरह से देखा जाएगा, इसमें धर्म के आधार पर भेद नहीं होगा, इस मूल भावना को भी हमको रखना है। और एक समान आपराधिक संहिता यानी कि सीआरपीसी तो हिंदुस्तान में एक है, लेकिन जो पर्सनल लॉ है वो अलग अलग है, इस बात का भी जिक्र है। तो निश्चित तौर से अनुच्छेद 44 में इस बात को माना गया कि इसको आपको एक तरीके से एक समान दिशा में लाना हो गया। इसके अलावा भी अनुच्छेद 44 में इस बात को मानते हुए उस समय संविधान निर्माताओं ने इस बात को माना और कि अगर हम इस पर अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे भविष्य में आने वाली सरकारें करें, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी के मसले को शामिल कर दिया गया। यानी संविधान 44 जो अनुच्छेद 44 है वो इस बात को नीति निर्देशक तत्वों में लाता है और इस बात को कहता है कि आने वाले वक्त में भविष्य में सरकारें प्रयास करेंगी समान नागरिक संहिता को लाने के लिए और इसको लागू करने के लिए, ताकि सबके साथ एक समान कानून लागू हो और समभाव की जो भावना है वो सभी के साथ लागू हो सके। इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं संविधान में भी साफ तौर पर किया गया है, अनुच्छेद 44 का जिक्र साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से भारत में पर्सनल लॉ की अगर स्थिति का हम जिक्र करें तो किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनती है। धर्म के आधार पर कई निजी कानून इस वक्त लागू हैं हिंदुस्तान में। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून समवर्ती सूची का हिस्सा है, इस बात का भी जिक्र कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। वर्तमान स्थिति के लिहाज से बात करें, 1956 में हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को किया गया था संहिताबद्ध, यानी कि हिंदू लॉस को 1956 में एक तरीके से उसको लेकर कानून बना दिया गया था। लेकिन और भी क्या व्यवस्था है उसको लेकर भी हम जिक्र करते हैं। मौजूदा स्थिति क्या है, हिंदू व्यक्तिगत कानून में सिख, जैन, बौद्धों पर भी ये कानून साफ तौर पर लागू होते हैं। इसके अलावा हिंदू व्यक्तिगत कानून में विवाह, उत्तराधिकार, भरण पोषण जैसे तमाम विषयों को शामिल किया गया। ये साफ तौर से इसको लेकर एक समान नियम बना दिए गए हैं। लेकिन
मुस्लिमों के लिए 1937 का शरीयत कानून व्यक्तिगत मामलों में लागू होता है। सीआरपीसी जो कानूनी प्रावधान है वो अलग है, जो पर्सनल लॉ है उसमें 1937 का शरीयत कानून मुस्लिमों के लिए लागू होता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ राज्य व्यक्तिगत विवादों में नहीं करेगा हस्तक्षेप। इस बात का एक तरीके से उनको अधिकार देता है कि जो पर्सनल मामले हैं उसमें कोई भी राज्य इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो शरीयत के आधार पर उसको वो मानते नजर आएंगे। ईसाई और पारसी के लिए भी अलग अलग व्यक्तिगत कानून हिंदुस्तान में लागू हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत में पर्सनल लॉ की इस वक्त स्थिति क्या है। अगले तथ्य की ओर हम जल्दी से जाते हैं और आपको बताएं कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि आखिर क्यों ये लागू होना चाहिए। लैंगिक समानता आएगी, महिलाओं को बराबरी मिलेगी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संरक्षण, इससे तमाम जो कानून नियम है उसमें एक समानता आती नजर आएगी। कानूनी स्पष्टता होगी, नियम सरल हो जाएंगे, एक रूपता और निरंतरता आएगी साफ तौर पे, और धर्म आधारित भेदभाव नहीं होगा, यानी कि धर्म आधारित भेदभाव खत्म हो जाएगा। यह अपने आप में साफ तौर से कहा जा रहा है जो पक्ष में तर्क है। इसके अलावा आधुनिकीकरण और सुधारात्मक व्यवस्था की ओर हम आगे बढ़ते नजर आएंगे, सामाजिक समरसता बढ़ती नजर आएगी। और 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था उसमें भी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष यानी कि किसी धर्म के प्रति हमारा कोई मोह नहीं, हम सबके प्रति निरपेक्ष भाव से काम करते नजर आएंगे। तो उस मूल भावना को भी हम आगे बढ़ाते नजर आएंगे। भारत में यूसीसी की दिशा में अभी तक क्या कुछ प्रयास किए गए, अगर हम उसके लिहाज से जिक्र करें तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में इस बात का प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ विवाह कर सकता है। इस बात की अनुमति दी गई। 1954 में यह अधिनियम बनाया गया। उसके बाद आज हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विवाह के साथ कर सकता है, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ में। इसके अलावा शाहबानो केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की वकालत की थी। शाहबानो का मामला बहुत बड़ा एक नजीर के तौर पर देखा जाता है। इसके भरण पोषण को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो वहां पर जो शरीयत का कानून था वो आड़े आ गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं साहब, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके अलावा कई ऐसे मौके आए जब सुप्रीम कोर्ट ने 1995 का मामला हो, 2015 या 2019 की बात हो, ये यूसीसी के तमाम ऐसे मसले थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब इनको आपको लागू करने की जरूरत है। और अभी जो है लॉ कमीशन ने भी एक तरीके से शुरुआत कर दी है इस पर आगे बढ़ने को लेकर। इसीलिए शायद ज्यादा जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। राजनीतिक तौर पर भी यह बेहद अपने आप में महत्वपूर्ण। तो आपने समझा किस प्रकार से यूसीसी देश के लिए संविधान सम्मत एक व्यवस्था है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। मिलिए सारा से जो है हमारी सोशल मीडिया क्वीन। हेलो, कांग्रेचुलेशन मैम, आपने जीता है 1 लाख रुपए का इनाम। बस अपना ओटीपी शेयर करें और रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सारा स्मार्ट है, वो मीम्स तो शेयर करती है लेकिन ओटीपी नहीं। अब आप भी बन सकते हैं सारा की तरह साइबर सुपरस्टार। साइबर धोखाधड़ी www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। गेम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ, लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे समान नागरिक संहिता की आखिर क्यों इसकी जरूरत महसूस की जा रही है और इस पर क्यों आखिर एक विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। इसी से हम चर्चा भी करेंगे। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, क्यों संविधान सम्मत है यूसीसी। ये अपने आप में आज का बड़ा सवाल है क्योंकि संविधान इस बात की व्यवस्था देता दिखाई पड़ता है। और इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डीके दुबे जी हैं जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है। इसके अलावा आर राजगोपालन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डीके दुबे जी, महत्वपूर्ण चीज यही क्योंकि
जब हम बात करते हैं यूसीसी की तो इसको राजनीतिक बहस के साथ जोड़ दिया जाता है। हम राजनीतिक बहस बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सिर्फ समझना चाहते हैं ये क्यों संविधान सम्मत है, इसकी बड़ी वजहें क्या और क्यों ये वक्त की जरूरत है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट था, उस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 हुआ करता था। ये शुरुआत में जब पहला ड्राफ्ट बना तो इसको फंडामेंटल राइट की तरह रखा गया था कि पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान होंगे, उन समान अधिकारों में हम एक से कानून से ट्रीट हों, ये भी हमारा अधिकार हुआ करता था। लेकिन उस समय कुछ सदस्यों में नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ सदस्यों ने ये कहा कि साहब मुसलमान भारत में और जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी से मतलब जो पारसी हैं या और माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी इस समय थोड़ा भयभीत है क्योंकि अभी भी पार्टीशन का अभिशाप हमारे सामने से निकला है और अब जो लोग यहाँ पर हैं वो भयभीत हैं। इसलिए अभी मेन स्ट्रीम में आने से पहले हमें थोड़ा समय देना चाहिए, नहीं तो अगर हम सीधा इंपोज कर देंगे तो फिर लोग ये कहेंगे कि जबरदस्ती की जा रही है। इसलिए मेन स्ट्रीम में जब तक ना आए तब तक ऐसा थोड़ा समय दो। तो उस समय संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि भाई ठीक है, भारत में एक भारत होगा, एक कानून होगा, एक सिटीजनशिप होगी, लेकिन अभी इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाल देते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में डाल देते हैं कि जब ये जो बाकी कम्युनिटी हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। उसमें केवल मुस्लिम नहीं था, उसमें तमाम हम वनवासियों की बात करते हैं, तमाम ग्रुप्स की बात करते हैं, तमाम जातियों की भी बात करते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों की भी बात करते हैं। तो इन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के बाद ये सरकार तय करेगी कि इसको, मतलब सरकार की जिम्मेवारी होगी कि पूरे देश में एक से कानून हो, उत्तराधिकार को लेकर, विवाह को लेकर, एडॉप्शन को लेकर या फिर मेंटेनेंस को लेकर एक से कानून होने चाहिए। तो फिर वो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर आर्टिकल 35 की बहस करते समय इसको ले गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में और राज्य के ऊपर डाल दिया गया। तो आप समझ में आने की बात यह है कि संविधान निर्माताओं का इंटेंशन शुरू से यही था कि भारत में एक कानून हो। उसका एक और एक्सप्रेशन है, जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारे राज्यों के राज्य के कानून बन रहे थे, तो और उनके फंडामेंटल राइट्स भी अलग अलग हुआ करते थे। पार्ट बी स्टेट हुआ करते थे, उसमें 4 तरह के स्टेट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और उन चारों के अलग अलग फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। तो 10 अक्टूबर सन 1949 को के.एम. मुंशी ने सरदार पटेल की एक चिट्ठी पढ़ी और उस चिट्ठी में यह कहा गया, चिट्ठी मतलब उनका एक लेटर था, उसको पढ़ा गया और कहा गया कि इन चारों तरह के स्टेटों में अलग अलग नागरिकता है जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हम पूरे देश में सिंगल सिटीजनशिप और एक सिटीजन के एक से अधिकार चाहते हैं। इसलिए भारत के चारों स्टेटों के जो फंडामेंटल राइट होंगे, चारों प्रकार के राज्यों के जो फंडामेंटल राइट होंगे वो एक समान होंगे नागरिकों के। उसी में ये भी आना था, लेकिन उस समय ये कहा गया कि नहीं भाई अभी परिस्थितियां ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा समय दे दिया जाए। तो समय दे दिया गया। अब 75 वर्षों बाद भी अगर मेन स्ट्रीम में सारा देश हम नहीं ला पाए तो मुझे लगता है, या कुछ लोग आना नहीं चाहते, तो मुझे लगता है ये बहस उचित नहीं है। बिल्कुल ये बहस उचित नहीं है। 75 साल बाद भी संविधान की उस मूल भावना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। राजा गोपालन जी, आपको लगता है कि जो बात संविधान सम्मत है, संविधान में लिखी है और संविधान निर्माताओं ने यह साफ तौर से लिखकर दिया है कि साहब आने वाले सरकारें इस पर फैसला लें और इसको लागू करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति समान है, कानून की नजर में ये लागू होना चाहिए, फिर ये दिक्कत क्यों? लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए क्योंकि जो दुबे साहब ने अच्छी तरह से विस्तार से समझाया, आपको पैकेज ने जो न्यूज टीम का जो पैकेज है बहुत बढ़िया था, उसको मुबारकबाद है। लेकिन मैं इससे हट करके मैं एक दो चीज बताना चाहता हूं। ये राजनीतिक रूप में है ये, क्योंकि दर्शकों को ये दोनों तरफ विशेष टिप्पणी दे देंगे, उन लोग को अपने आप आ जाएगी। 70 साल हो गया, दुबे साहब ने भी बोला 50-75 साल, 8 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया सिंह साहब। एंड सेकंड थिंग, कांग्रेस इसको वोट बैंक बना दिया। चक्कर है, इसके सामने जाना नहीं चाहते थे। मनमोहन सिंह सरकार हो, राजीव गांधी सरकार हो, नरसिम्हा राव सरकार हो, कोई भी हो, लेकिन पिछले 8 चुनाव में बीजेपी आने को, यानी 1980 में बीजेपी को बर्थ के बाद 8 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी मैनिफेस्टो में ये 3 चीज बिल्कुल साफ साफ लिखा था, यूसीसी को सरकार सत्ता में आ जाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन वाजपेयी साहब ने
माइनॉरिटी सरकार हेड करते थे, इसीलिए उसको हट करके नेशनल एजेंडा बना दिया है। लेकिन 3 चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो 8 बीजेपी मैनिफेस्टो में दिया है, एक राम मंदिर, एक यूसीसी एंड ट्रिपल तलाक, जो भी है आर्टिकल 370 तो अब्रिगेट हो गया है। ये जो यूसीसी का पीछे 8 लाख रिकमेंडेशंस आया है आम जनता लोगों से, लॉ कमीशन ने आज रिपोर्ट में सौंपा है जी। ये 8 लाख को अध्ययन करके उसको कॉम्पैक्ट बना करके आगे आने वाले दिन में इस मानसून सत्र में, लोकसभा सत्र में, नहीं तो जो शीतकाल सत्र में, विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस करने की उम्मीद है। लेकिन आज की इसको विशेष से राजनीतिक रूप ले लिया है ये यूसीसी जी। आप देखिए अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से भाजपा का सपोर्ट में आ गया आम आदमी पार्टी, ये विपक्ष में टूट पड़ गया। परसों पाटना में विपक्ष का मीटिंग था, उसमें भी हंगामा बचा है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने एक अंग्रेजी में कहावत है एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम को कह दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने ये यूसीसी का बीच में लगा करके। लेकिन पिछले 2 महीने से ये चर्चा गर्मी था। बिल्कुल, ये लगातार चर्चा इस बात को लेके बिल्कुल चल रही थी। दुबे जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि 70-75 साल बीत गए आजादी को हासिल किए हुए, उसके बाद भी पीढ़ियां खप गई हैं, सभी लोगों के पास में समान अधिकार नहीं है। ये अपने आप में कानून सम्मत राज्य के लिए एक बेहतर स्थिति नहीं है। ये वक्त की जरूरत है, संविधान सम्मत है, महिलाओं के हक हकूक के लिए खासतौर से ये जरूरी है। बिल्कुल, देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए कि कोई भी राष्ट्र में अगर क्लैरिटी नहीं होगी कानूनों की, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल लॉ ऐसे हैं जो कि आज भी हजारों वर्षों की प्रैक्टिस पर हैं, उनके पास कोई रिटन लॉ नहीं है, आप कोडिफाई नहीं कर पाए। जब तक कानून का कोडिफिकेशन नहीं होगा तब तक किसी भी राष्ट्र में शांति संभव नहीं होती। एक ही परिवार में 4 बच्चियां पैदा हुई और चारों ने अलग अलग विवाह किया और चारों अलग अलग घरों में गई और चारों के साथ ट्रीटमेंट अलग अलग हो रहा है, तो एक माँ बाप की 4 संतानों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? और अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कम या ज्यादा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत को अगर अक्षुण्ण रखना है, भारत की प्रोग्रेस में योगदान आपको सबका लेना है, तो ये तो निश्चित है कि कानून का कोडिफिकेशन होना चाहिए और कोडिफिकेशन समय की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। आज की आवश्यकता है, संसार के जितने मॉडर्न कंट्री हैं मोस्टली सभी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो भाई हम क्यों नहीं चल सकते? हम अगर खाड़ी के कंट्रियों की बात करें तो उनके पास भी, सबके पास सिंगल कानून, भले वो इस्लामिक लॉ हो, लेकिन उनके पास सिंगल लॉ है ना। तो हमारे पास भी अगर सिंगल लॉ हो तो क्या समस्या है? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ये जो विषय है ये समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची का विषय होने की वजह से राज्यों को भी इसमें अपनी तरफ से अमेंडमेंट करने का अधिकार होगा। तो जिन राज्य में अगर कोई भी ऐसी चीज लगती है कि नहीं साहब हमारे राज्य के लिए थोड़ा समय और चाहिए या फिर किसी प्रकार का अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो स्टेट अमेंडमेंट डाला जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सारे कानून देश में सिविल के ऐसे ही हैं जिसमें राज्यों ने अपने यहां अमेंडमेंट डाल रखे हैं कि भाई हमारे राज्य में परिस्थिति ऐसी है इसलिए एक्सेप्शन में रखा हुआ है, लेकिन कम से कम कानून तो एक हो गया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां संभलती जा रही हैं वैसे वैसे वो राज्य भी उसको मेन स्ट्रीम वाले को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो कहीं से शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, और शुरुआत आपको करते समय ये सोचना भी पड़ेगा कि हमारे देश में 2 बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार ना हो, सबके साथ एक समान, बिल्कुल एक समानता का अधिकार सबके साथ में हो। राजगोपालन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ तौर से इस बात को जिक्र किया था कि साहब हर एक व्यक्ति बराबर है, उसके अधिकार किसी भी प्रकार से कमतर ना होने पाए, और यूसीसी के पक्ष में वो साफ तौर पे थे। ये इतिहास की किताबें हमारी गवाही देती नजर आती हैं। आपको लगता है कि कम से कम इस प्रकार के मुखालफत करने वाले लोग बाबा साहब के साथ भी एक तरीके से गलत कर रहे हैं, या उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता के साथ भी वो एक न्याय नहीं कर रहे हैं? ये बाबा साहब आम्बेडकर का द्रोह कर रहे हैं ये विपक्ष लोग, स्पेशली कांग्रेस, स्पेशली राहुल गांधी, स्पेशली प्रियंका गांधी, जो सरकार में आने के बाद कम से कम अनाउंस करना चाहिए था यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे। अम्बेडकर साहब ने हाँ कह दिया है, और क्या बाकी है? इसमें सब लोग, अभी आपने जो पैकेज में एक चिट्ठी को भी जिक्र किया था, सो देयरफॉर मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, लेकिन
75 साल में ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ? इसके कारण एक ही कारण है, नरेंद्र मोदी साहब का पेट थियरी है, सबको साथ सबका विकास सबको प्रयास। वही तो यूसीसी है, सबको साथ होना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, प्रयास कर दिया एक ही कानून होना चाहिए, क्यों अलग अलग कानून है? दैट इज वही सबको साथ हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज कहना का मेरा आखिर पॉइंट यह है सिंह साहब, 303 एमपी लेके आया है 2019 में चुनाव में आने के बाद भाजपा का अपना घोषणा पत्र का एकदम इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 चीज बाकी थी, तीनों हो गया, अभी चौथा बाकी है। चौथा का भी आखिर टाइम पर यानी फर्स्ट सत्ता में आते हुए 370 राम मंदिर, आखिर वाला है जो यूसीसी, जो सत्ता से जो अनदर 1 साल का अंदर चुनाव है। हमेशा नरेंद्र मोदी का दूरदृष्टि ये रहता है, जो भी बात बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया है, वायदा किया है, रिपोर्ट कार्ड हमेशा नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं आम आदमी का। इसीलिए यूसीसी के बारे में कल भोपाल में साहब ने जिक्र किया है, यूसीसी का गरम पकड़ गया है। अभी बात करते करते हमारा पास खबर आया है, एसएमएस आया है, 10 लाख लोगों ने प्रतिक्रिया किया है यूसीसी इंडिया में। और क्या डिबेट चाहिए? डिबेट तो यही डिबेट है जो आप हम दुबे साहब तीनों बैठ करके डिबेट करते हैं, ये भी डिबेट है। ये इसके लाखों लोग देखने वाले, उनके मन पर एकदम एक चिंता हो गया होगा अभी तक, क्योंकि एक देश में 2 कानून होना है, बराबर होना चाहिए ना जी, सबको साथ सबका विकास होना चाहिए। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट भी शायद कई ऐसे मामले रहे हैं जब लगातार इस बात की वकालत कर चुका है कि साहब इस प्रकार के प्रावधानों को लाइए जो सबको समान अधिकार देते हो। कई बार ऐसी नजीर भी आई। फिलहाल वक्त इतना ही। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, डीके दुबे जी आपका, राजगोपालन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात में एनरिक ए मनालो ने भारत फिलीपींस संबंधों को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि दोनों देश इस साझेदारी को और बेहतर बनाने की ओर प्रयासरत है। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच समानताओं और साझा मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग की बात भी कही। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो ने 42वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी आज दिया है। उन्होंने कहा कि फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार के मुद्दे पर भारत के पक्ष का समर्थन करता है। We each take the view that existing institutions must adapt to effectively address contemporary issues such as climate change and environmental sustainability, inequality and social justice, global health, migration, and the rise of new and advanced technologies, among others. The Philippines appreciates India's advocacy for a reformed multilateral system that promotes inclusivity, transparency, and accountability.
On this, the Philippines fully agrees. राहुल गांधी के एक बयान को ट्वीट करने की वजह से भाजपा नेता अमित मालवीय पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसको लेकर कर्नाटक में राजनीति गर्मा गई है। इस बीच भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। भाजपा, कांग्रेस और राहुल गांधी पर खासी मुखर नजर आ रही है। विदेशी धरती पर देश की छवि खराब करने के कथित प्रयासों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भाजपा के निशाने पर हैं। राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए विवादित बयानों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट की तो कर्नाटक में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस मामले में हमलावर तेवर अपनाते हुए भाजपा ने कहा कि आपातकाल की याद ताजा करते हुए गांधी खानदान ने देश को पुनः ये प्रमाण दिया है कि राज्य में ही उनके पास सत्ता आ जाए तो सच को दबाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की दृष्टि से अगर सोचे तो सवाल वाजिब है कि जो व्यक्ति कहता है कि आपके देश की सरकार को वो किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे देकर उखाड़ फेंकेगा, जो विदेशी कहता है, उसके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की न्यूयॉर्क की बैठक से जुड़े एक व्यक्ति को लेकर कहा कि इस व्यक्ति का संबंध इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से है। अमेरिकी कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक प्रस्ताव में इस संगठन के बारे में कहा गया कि इसका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है। भाजपा ने अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से रिश्तों को लेकर भी कांग्रेस से सवाल पूछे। स्मृति ईरानी ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें राहुल को सुनीता विश्वनाथ नामक महिला के साथ बैठे देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुनीता को अमेरिकी उद्योगपति सोरोस से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। उधर कर्नाटक में भी इसको लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने जहां इसे पुलिस का दुरुपयोग बताया, वहीं कांग्रेस इस मामले में बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। पूर्वाग्रह पीड़ित मनस्थिति के वजह से ऐसा दाखिल किया है। एफआईआर पहले दाखिल करना है तो अर्कावती लेआउट का मुद्दा के बारे में दाखिल करना, उसके बारे में कार्रवाई करना, करेगा तो वो ईमानदार ऐसा साबित होता है। नहीं है तो छुपाने के लिए, उसको स्कैम छुपाने के लिए, इशू डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, ऐसा लेकिन वो कह रहा है मालूम होता है। कोर्ट में जाके बोलिए कि आपने जो किया है सही किया है, गलत किया है। हमको लगा उन्होंने गलत किया है तो हमने चार्जेस लगाए हैं, अगर वो सही किए तो चार्जेस को मना करके। पिछले दिनों अपनी विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए थे जिन पर काफी विवाद हुआ था। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि राहुल इन विदेश दौरों में देश की छवि बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। अमित मालवीय का ट्वीट भी राहुल के ऐसे ही बयानों को लेकर था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर की। तमाम चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार सशक्त और विकास की ओर बढ़ती नजर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हो या फिर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दावा, S&P ग्लोबल की रिपोर्ट हो या भारत के ताजा चालू खाते घाटे के कम होने के आंकड़े, सभी रिपोर्ट ये साफ दिखाती है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होकर लगातार मजबूत होकर आगे बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 27वां अंक जारी किया। रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC की उप समिति की वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को लेकर किए गए समग्र मूल्यांकन पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ देशों में कमजोर हुई है, बैंकिंग प्रणाली भी कमजोर हुई और लगातार चल रहे भू राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति की स्थिति के चलते बढ़ी हुई अनिश्चितता का सामना कर रही है। FSR रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू वित्तीय प्रणाली को मजबूत आर्थिक बुनियाद का समर्थन मिला।
रिपोर्ट के अनुसार निरंतर विकास की गति, मुद्रास्फीति में कमी, चालू खाते घाटे में कमी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और वर्तमान में जारी वित्तीय अनुशासन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था को निरंतर विकास के रास्ते पर बनाए रखने में मदद कर रही है। क्या कहती है आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट? रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को जीडीपी विकास में तेजी और महंगाई में कमी की सौगात मिली, जो दुनिया में कहीं और दिखती नहीं। रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2023 में बैंकों का कुल एनपीए 3.9% के स्तर पर रहा, जो 10 सालों का सबसे निचला स्तर है। उधर बैंकों के नेट एनपीए में भी लगातार कमी आई है और ये अब 1% के स्तर पर पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक बैंकों में एनपीए में और भी कमी आएगी और ये 3.6% के स्तर पर पहुंच सकता है। बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट में पता चला है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी देश के वाणिज्यिक बैंक न्यूनतम पूंजी की आवश्यकताओं पर खरे उतरेंगे। उधर चालू खाता घाटा साल 2023 में जनवरी से मार्च तक की तिमाही में कम होकर के 1 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गया। यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.2% है। ऐसा व्यापार घाटे के संतुलन और सेवाओं के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी की वजह से हुआ। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर कमी दर्ज की गई थी, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 1.2% पर थी। एक और उपलब्धि को छूते हुए शेयर बाजार ने बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांकों में रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। कारोबार के दौरान दोपहर बाद सेंसेक्स ने 64,000 का लेवल पार किया और निफ्टी ने पहली बार 19,000 का आंकड़ा पार किया। बता दें कि अमेरिकी बाजारों में तेजी और विदेशी पूंजी की आवक बढ़ने से बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। बाजार सूचकांक में अहम भागीदारी रखने वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी होने से भी सकारात्मक धारणाओं को बल मिला है। उधर S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अगले 3 सालों तक दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान है। विकास की ओर बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यूएस ने भी दावा किया कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है। क्यूएस का दावा है कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो साल 2028 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरे पायदान पर आ जाएगी। इसके लिए आबादी, रोजगार के अवसर, शिक्षा क्षेत्र में निवेश और गुणवत्ता जैसे मुद्दों से निपटने के लिए नीतियों का प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किए जाने की वकालत की गई है। गौरतलब है कि पहली तिमाही में यूरोजोन में विकास दर नेगेटिव 0.1% रही, यानी तकनीकी तौर पर यूरोजोन की 20 अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। उधर अमेरिका में भी मंदी की आशंकाओं पर बहस का सिलसिला लगातार जारी है। जानकार मानते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संस्थाओं का सकारात्मक संदेश देश की आर्थिक नीतियों की सफलता का नतीजा माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात रैंकिंग से जुड़ी खबर की करते हैं। आईआईटी बॉम्बे को वैश्विक मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में भारत पहली बार दुनिया के टॉप सर्वश्रेष्ठ 150 सूची में शुमार हो गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे को 149वीं रैंक हासिल हुई है। संस्थान ने अपनी रैंकिंग में पिछली बार के मुकाबले 23 स्थान की छलांग लगाई है। इस साल पहली बार 45 भारतीय संस्थानों को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह मिली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने अनुसंधान, स्टार्टअप और नवाचारों के बल पर एक बार फिर दुनिया भर में परचम लहराया है। 2024 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी मुंबई ने दुनिया की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी मुंबई को 149वां स्थान मिला है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 23 रैंक ऊपर है। We are definitely happy that IIT Bombay has been ranked first in India. I would say that excellence in teaching and research is the key driving point for IIT Bombay. Our efforts, it lies basically in providing an ambience and infrastructure that is conducive to achieving excellence by our students and faculty. आईआईटी मुंबई की इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मोदी सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों को श्रेय दिया है। This is a tangible, visible sign that Prime Minister Narendra Modi ji believes that the future of India will be scripted by, built by the energies, determination, the vision and the innovation of our young Indians.
and that he has created an education environment and an education system and education policies that is currently making Indian students more and more globally competitive, more and more capable to take and pursue the opportunities that are emerging in the coming years. 2024 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में भारत के 45 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है, जिसमें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, IISc बेंगलुरु जैसे संस्थान शामिल हैं। QS के संस्थापक और CEO ने कहा कि इस बार रैंकिंग में विश्व के 2900 संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें 45 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। साथ ही उन्होंने IIT मुंबई को अब तक की सर्वोच्च रैंक हासिल करने के लिए बधाई दी है। Hi, I'm delighted that we're launching the 20th edition of the QS World University Rankings, and I'd like to congratulate Indian universities in their ever-improving performance. We've rated 2,900 institutions for this year's ranking system, and there are 45 Indian universities that are appearing in the ranking. That is a 297% increase over the last 9 years. So, really continuous steady improvement by Indian universities. बता दें कि साल 2024 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तीसरा स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ड, चौथा स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जबकि पांचवा स्थान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारतीय संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि 150 टॉप यूनिवर्सिटीज के लिहाज से अगर देखा जाए तो IIT बॉम्बे को पहली बार जगह मिली है। कुल 45 भारतीय शिक्षण संस्थाओं को सारी लिस्ट के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये जगह मिली है, जो इससे पहले 41 संस्थान थे, अब 45 संस्थान हुए। ये बताता है कि कैसे बीते इन कुछ वर्षों में देश के शिक्षण संस्थान तेज गति से आगे लागू हुए। और आज की जो सबसे बड़ी और प्रमुख खबर जिससे हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी, वो थी मोदी सरकार के कैबिनेट के फैसले। और मोदी सरकार के कैबिनेट के फैसले के तहत आज किसानों को, अन्नदाताओं को मदद पहुंचाने के लिए PM प्रणाम योजना की शुरुआत की गई। है बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है ये योजना, कैसे किसानों के लिए अपने आप में एक बदलाव लेकर आएगी, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त एक्सक्लूसिवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी, जो कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मामलों का मंत्रालय संभालते हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। पहला सवाल यही, क्योंकि PM प्रणाम के लिहाज से आज एक बड़ी शुरुआत हुई है, क्या ये योजना है और किस प्रकार से इसका एक पूरा खाका खींचा गया और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई, उसके बारे में सर बताइए थोड़ा। आज प्रधानमंत्री जी ने 3,70,00,000 करोड़ का तोहफा 3 साल के लिए एक विशेष पैकेज के रूप में देश के किसानों को दिया है। और उसका 4 कंपोनेंट है। एक, जो भारत सरकार अभी यूरिया में सब्सिडी दे रही है, वो 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है और उसके लिए 3,68,000 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है। दूसरा है PM प्रणाम। PM प्रणाम योजना क्या है? जो प्रधानमंत्री जी की सोच है और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि देश में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ रहा है और केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन बढ़ रहा है, सोइल बिगड़ रही है, धरती माता बिगड़ रही है, उसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है। केमिकल फर्टिलाइजर कम करके हम अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करें, लेकिन करे कौन? एक सामूहिक प्रयास के तौर पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब लोग साथ में मिलके यूरिया, DAP, जो भी केमिकल्स फर्टिलाइजर है उसको कम करके अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करने के लिए किसान को प्रोत्साहित करें। तो PM प्रणाम योजना उसमें से निकली हुई चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप पंजाब देखो तो पंजाब में पिछले 6 साल से प्रोडक्शन कंटिन्यूस कम होता गया, फर्टिलाइजर बढ़ता गया, यानी कि 10% पिछले 5 साल में 10% फर्टिलाइजर का कंजप्शन बढ़ा, 16% उत्पादन कम हुआ। ये बता रहा है कि मिट्टी बिगड़ रही है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ में मिलके
पीएम प्रणाम योजना के तहत राज्य सरकार अपने राज्य में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करेगा तो जितना कम करेगा उतनी सब्सिडी बचेगी। तो ये सब्सिडी का 50% पैसा राज्य को अपने विकास के लिए दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात राज्य है वो 30 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कर रहा है और उन्होंने 5 लाख कम किया और 25 लाख केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया, तो 5 लाख की 3,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी बची। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो 1,500 करोड़ रुपया भारत सरकार राज्य को पास ऑन करेगी। उससे फायदा यह होगा, राज्य सरकार अपने राज्य में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करेगी, अल्टरनेट फर्टिलाइजर को प्रोत्साहन देगी और भारत सरकार की ओर से जो पैसा मिलेगा उसका और उपयोग अपने राज्य के विकास में भी कर पाएंगे। तो राज्य भी एफर्ट करेंगे, सेंट्रल भी एफर्ट करेंगे, तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम होगा। ये है पीएम प्रणाम योजना। ये 4 पैकेज में 4 योजना है। पहले जो मैंने बता दिया जी, वो योजना है यूरिया पर सब्सिडी 3 साल के लिए बढ़ाना। पीएम प्रणाम योजना है जिसमें भारत सरकार राज्य केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करे तो उसको 50% पैसा राज्य को मदद करने के लिए, विकास के लिए दे देना। तीसरा है, अब भी देश में काउ डंग्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसमें से गैस बनाने की प्रक्रिया बढ़ रही है, उसके लिए गोवर्धन प्लांट लगाया है। बजट में अनाउंसमेंट किया गया है कि अगले 1 साल में 5,000 गोवर्धन प्लांट लगाया जाएगा। गोवर्धन प्लांट से गैस बनता है, गोबर गैस बनता है, उसके साथ मैन्योर भी बनता है, यानी कि स्लरी भी निकलती है। तो ये स्लरी का खाद बना के खाद्य कंपनी उसको बेचेगी तो 1 मैट्रिक टन खाद पर 1,500 रुपया सब्सिडी मिलेगी। तो किसान को प्रोत्साहन मिलेगा। प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट सेक्टर, सब लोग ऐसे बायोगैस प्लांट लगाएंगे। बायोगैस को सीएनजी में कन्वर्ट करके वो बिका जाएगा और उसमें से जो फर्टिलाइजर निकला, स्लरी निकली, उसको फर्टिलाइजर बना के भारत सरकार की जो फर्टिलाइजर कंपनी है, बड़ी बड़ी RCF, NFL और प्राइवेट सेक्टर की भी फर्टिलाइजर कंपनी, वो उसको बेचेंगे। तो उससे 2 फायदा होगा। एक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का व्याप बढ़ेगा जी, उसको प्रोत्साहन मिलने से, और ऐसे गोवर्धन जैसे कोई बायोगैस प्लांट लगाए और उसका खाद बिक जाए तो उसकी वायबिलिटी भी बैठेगी। तो ये भी किसान के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। उसके लिए 1,451,000 करोड़ रुपए का प्रावधान 3 साल के लिए किया गया है। और चौथी योजना, ये पैकेज का चौथा कंपोनेंट है सल्फर कोटेड यूरिया। देखो, आजादी के 67 साल तक, यानी कि 2014 के पहले केवल यूरिया, DAP, NPK 3 ही खाद था। अल्टरनेट खाद देश में आता ही नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में मिट्टी की गुणवत्ता को बचाना है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, किसान को कम लागत में ज्यादा उत्पादन आए उसके लिए काम करना है। ये काम करने के लिए केवल यूरिया नहीं, यूरिया का विकल्प क्या हो सकता है, तो नीम कोटिंग यूरिया लाया। नीम कोटिंग यूरिया के बाद नैनो यूरिया आया, जो स्प्रे करने से 1 बैग यूरिया से जो फायदा होता है, इतना ही फायदा एक 500 ml की बोतल से होता है। तो आज बहुत अच्छी तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है नैनो यूरिया का। उसके बाद सल्फर कोटिंग यूरिया। हमारे देश की मिट्टी में सल्फर की कमी है और सल्फर एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी में होने से हमारी फसल, हमारे पौधा, उसकी शोषण क्षमता बढ़ जाती है और एब्जॉर्ब जल्दी कर लेते हैं ऑल न्यूट्रिएंट को। तो सल्फर कोटेड यूरिया का आज प्रावधान होने से अभी 3 टाइप के यूरिया मिलेंगे और ये यूरिया का, सल्फर कोटिंग यूरिया का नाम रखा है यूरिया गोल्ड, क्योंकि उसका गोल्ड जैसा कलर होता है और वो स्लो रिलीज होता है। आज आपने डाला हो तो 1 सप्ताह तक वो पौधे को नाइट्रोजन देता रहेगा जी। आप जो जनरल यूरिया डालते हैं
तो ये यूरिया की क्षमता होती है वो केवल 24 घंटे में कहीं उड़ जाता है हवा में, कहीं पानी में जमीन में चला जाता है, केवल उसमें 30% ही पौधा ले सकता है। लेकिन उसके सापेक्ष में जो सल्फर कोटिंग यूरिया है, यानी कि स्लो रिलीज यूरिया है, यूरिया गोल्ड है, ये यूरिया का 78% फसल को फायदा करता है, यानी कि हवा में वो कम उड़ता है, लॉन्ग टाइम में लैंड में रहता है। उसका इसलिए बहुत फायदा है कि धीरे धीरे ये लॉन्ग स्लो रिलीज हो, लॉन्ग टर्म के लिए फायदा करता रहे जी। तो उसका दूसरा फायदा ये होगा कि हम जो अभी यूरिया का उपयोग कर रहे हैं उससे कम उसका उपयोग करना पड़ेगा और रिजल्ट उससे अच्छा आएगा। तो ये 4 कंपोनेंट, 4 योजना का प्रारूप को एक बना के प्रधानमंत्री जी ने 3,70,000 करोड़ का जी 3 साल के लिए किसानों को विशेष पैकेज दिया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि विशेष पैकेज का लाभ लेके किसान अपने उत्पादन बढ़ाएगा, किसान को अपनी मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी की रक्षा होगी, केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम होने से मिट्टी भी बचेगी और उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, उसकी हमारे शरीर पर भी नेगेटिव इफेक्ट आती है, हमारे हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट आती है, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर भी हूं जी। तो उससे भी हमें फायदा होगा। इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण पैकेज डिक्लेयर किया है जी, और देश के किसान 12 करोड़ किसान उसका लाभ लेंगे। सर, चूंकि आपने 4 कंपोनेंट की बात की और लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा पैकेज है, तो मैं पहले कंपोनेंट पे आता हूं जिसमें 3,68,000 करोड़ रुपए की अगले 3 साल तक की यूरिया सब्सिडी का जिक्र है। हमने देखा है कि बीते इन वर्षों में एक बजट प्रावधान होता है यूरिया सब्सिडी को लेकर, लेकिन जरूरत के मुताबिक उसको बढ़ाया जाता रहा है। क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि अभी लगभग जो 3.25 लाख करोड़ रुपए का जो एक बजट सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, क्या ये जरूरत के मुताबिक बढ़ता भी रहेगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अभी जो हमने 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ का यूरिया सब्सिडी के लिए प्रावधान किया है, आवश्यकता होगी तो हम अवश्य बढ़ाएंगे। मोदी गवर्नमेंट ने जब देश में और दुनिया में केमिकल फर्टिलाइजर का प्राइस इतना बढ़ गया, एक यूरिया की बैग की कीमत हो गई थी 4,000 रुपया, एक डीएपी की बैग की कीमत हो गई थी 4,000 रुपया, लेकिन भी मोदी जी ने किसान के जेब में उसका भार नहीं आने दिया। और सब्सिडी थी, लास्ट बजट में अनाउंसमेंट की हुई सब्सिडी 1,50,000 करोड़ थी, लेकिन मोदी जी ने 1 लाख करोड़ सब्सिडी बढ़ा दी और सब्सिडी का खर्च हुआ 2,54,000 करोड़ रुपया। तो उससे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये हमने जो अनाउंसमेंट किया है, अभी जो हमने पैकेज में घोषित किया है, आवश्यकता होगी तो और सब्सिडी बढ़ाएंगे और उसमें से बचत होगी तो किसानों के लिए और अन्य फर्टिलाइजर के लिए हम उपयोग करेंगे, यानी कि देश के किसानों को खाद की कमी ना रहे जी। इसलिए जो पहले से प्रारंभिक आयोजन हो जाए, इस उद्देश्य के साथ ये पैकेज में प्रावधान किया गया है। सर, दूसरा कंपोनेंट, क्योंकि आपने कहा कि अल्टरनेट जो खाद है अगर उसका इस्तेमाल होता है तो निश्चित तौर से वो प्रोत्साहन देने के लिहाज से राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही साथ देश की मिट्टी की सेहत ठीक हो सके, इस बात का भी आप जिक्र कर रहे हैं। इसका सर पैमाना और मानक क्या होगा, किस तरीके से ये व्यवस्था आगे बढ़ती नजर आएगी तब जबकि हम देखते हैं कि अगर कोई यूरिया का कम इस्तेमाल करेगा, फर्टिलाइजर केमिकल यूरिया का, तो उसके सापेक्ष में उसको जो आर्थिक मदद की बात की जा रही है वो दिया जाएगा। उसमें आर्थिक मदद करने के लिए हमने पैरामीटर तय किया है कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर में सभी फर्टिलाइजर शामिल किया जाएगा, यूरिया, डीएपी, एनपीके। एक राज्य प्रति वर्ष जो फर्टिलाइजर का उपयोग करता है उसको पिछले 3 साल की एवरेज लेके कितना कम किया, तो जितना कम किया हो उसमें से 50% राज्य को पास ऑन करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि राज्य भी रुचि लेंगे कि चलो हम बचाएंगे,
तो हमें भारत सरकार की ओर से पैसा मिलेगा, और राज्य सरकार ये पैसे में से अपने राज्य में अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाना है, उसको और कोई फायदा देना है, उसको सहयोग करना है, तो फ्रीली कर पाएंगे। ये भी हमने प्रावधान रखा है। हमने ये भी प्रावधान रखा है कि उसके अलावा उसके पास 1000-2000 करोड़ रुपया एडिशनल आया, भारत सरकार ने दिया, तो राज्य के और विकास के काम है और सेक्टर में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमने राज्य सरकार को बहुत रिलैक्सेशन दिया है उसमें, और अपने पर छोड़ा है। अपेक्षा रखी है कि उसको केवल सब्सिडी के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि मिट्टी की सेहत बनाए रखना आज बहुत बड़ी चैलेंज हो चुकी है। अनबैलेंस यूज फर्टिलाइजर होने से लैंड की, सॉइल की जो स्थिति है, न्यूट्रिएंट अनबैलेंस हो गया है, उससे प्रोडक्शन पर नेगेटिव इफेक्ट आ रही है जी। तो बैलेंस न्यूट्रिएंट इस समय की मांग है। बैलेंस न्यूट्रिएंट देने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया गया है। हम सॉइल हेल्थ कार्ड को फॉलो करें, हम जीएफआर को फॉलो करें, और हम फर्टिलाइजर का उपयोग करें, तो ऑटोमेटिक फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम हो जाएगा। और अभी जो अल्टरनेट फर्टिलाइजर आया है उसका भी उपयोग किसान फ्रीली कर सके, ये व्यवस्था भी की है जी। सर, एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को एक समर्थन देने के लिहाज से हर वो कोशिश की जा रही है, और इसमें हमने देखा कि यूरिया को नीम कोटेड यूरिया करना हो, नैनो यूरिया बनाना हो, या फिर आप सल्फर के माध्यम से एक सल्फर यूरिया को भी उसके साथ में आगे लेकर आ रहे हैं। अभी तक के नीम कोटेड यूरिया और नैनो यूरिया को लेकर क्या कुछ अनुभव रहे हैं, और सल्फर के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते नजर आएंगे तो किस प्रकार के बड़े बदलाव दिखाई पड़ेंगे, और क्या एक फायदा अभी तक किसानों को रहा है इसका? उसमें दो बदलाव हमें सीधा दिखाई दे रहा है। एक, हमने नीम कोटिंग यूरिया का उपयोग करना चालू किया तो थोड़ा सी इसका रिलीज होने की गति स्लो हुई, तो थोड़ा स्लो रिलीज भी हुआ। जो कन्वेंशनल यूरिया था वो 30% यूज होता था, 70% हवा में और जमीन में चला जाता था, उसमें से 50% यूज होने लगा। और उसके बाद जो नैनो यूरिया आया वो तो एक रिवोल्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये देश के लिए आत्मनिर्भर भारत तहत हिंदुस्तान में रिसर्च हुआ हो। दुनिया के पास नैनो यूरिया नहीं है, हिंदुस्तान ने रिसर्च किया, हिंदुस्तान ने मैन्युफैक्चरिंग किया, और ये चालू वर्ष में 2022-23 में उसका प्रोडक्शन 17 करोड़ बोतल होने की संभावना है। 17 करोड़ बोतल का उपयोग किसान करेंगे, उसके लिए हमने व्यापक प्रचार भी किया है। और एक अच्छी बात यह है कि हर देश के सभी कोने से सभी किसान नैनो यूरिया की सराहना कर रहा है। वो स्प्रे करना होता है, स्प्रे करने के बाद उसका रिजल्ट अच्छा पाया गया, और नैनो है पार्टिकल। तो दूसरा उसका फायदा यह हुआ, जब स्प्रे करते हैं तो 80% एब्सॉर्ब हो जाता है, तो फसल पर तुरंत ही उसकी इफेक्ट दिखती है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो किसान नैनो यूरिया को एक्सेप्ट करने लगा है, तो ये उसका फायदा है। जो किसान एक बार यूज कर लेते हैं फिर से वो कन्वेंशनल यूरिया लेने के लिए नहीं जाते हैं, वो नैनो यूरिया का ही उपयोग करते हैं। मैं भी मेरे खेत में, मैं भी किसान हूं, मेरे खेत में मैं नैनो यूरिया लगाता हूं। मुझे आज गडकरी जी मिले थे, तो गडकरी जी ने कहा कि हमने हमारे खेत में गन्ना लगाया है, तो गन्ना में भी हम नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं। और उन्होंने तो कहा कि हम तो ड्रोन से स्प्रे करते हैं। तो हर लोग नैनो यूरिया का उपयोग आज करने लगे हैं। और दूसरा, कई एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, युवा एंटरप्रेन्योर्स 5-6 लाख का एक ड्रोन ले आते हैं, और जिसको उसका स्प्रे करवाना है उसके पास तो 300 रुपया 400 रुपया में प्रति एकड़ लेके वो स्प्रे करवाने के लिए ले जाते हैं। तो उसको इनकम भी हो जाती है, किसान का फायदा भी हो जाता है, और नैनो यूरिया का स्प्रे भी हो जाता है। ऐसा कई प्रयोग। वैसा ही सल्फर कोटिंग है। सल्फर कोटिंग मतलब 9 दिन तक मिट्टी में रहता है, धीरे 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 जमीन में वो जाता है, सॉइल में जाता है, और उसमें से पौधे को मिलता है, फसल को मिलता है। तो मेरा ये मानना है
कि अल्टरनेट फर्टिलाइजर एक केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करने में उपयोगी होगा। ये है केमिकल ही, लेकिन हम एक रातों रात सारा केमिकल फर्टिलाइजर बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो सडन बंद किया तो श्रीलंका की क्या स्थिति हुई? बिल्कुल, श्रीलंका के उदाहरण सबके सामने है। बिल्कुल, उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया तो फूड सिक्योरिटी का इश्यू खड़ा हो गया। लेकिन उसके अल्टरनेट फर्टिलाइजर देते जाना है, उसका रिजल्ट उससे अच्छा आता जाए, वैसे वैसे हमारा जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर है उसका कंजप्शन कम करते जाना है। तब जाके मिट्टी बचेगी, तब जाके किसान का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तब जाके सॉइल की कंडीशन भी ठीक होगी। जी सर, एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि आपने उदाहरण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया तो और अभी भी आपने मुझसे बात करते हुए इस बात का जिक्र किया कि पंजाब में कैसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बीते वर्षों में बढ़ा है और उसके उत्पादन में वहां पे कमी आई है। तो क्या एक मिट्टी के सैचुरेशन, उत्पादकता के सैचुरेशन की ओर बढ़ते हुए कुछ राज्यों हम स्थिति को देख रहे हैं? शायद इसलिए ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को तेज गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसका फायदा हम कई तरीके से किसानों को मिलता हुआ भी देख पाएंगे। उसमें पंजाब का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई भाग, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्र में बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज नहीं हुआ। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, उसका बैलेंस होना चाहिए, उसका रेशियो मेंटेन होना चाहिए, ये नहीं हुआ। और यूरिया का यूज ज्यादा हो गया। यूरिया का यूज ज्यादा हो जाने से, डीएपी का यूज ज्यादा हो जाने से मिट्टी पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट आ गई और मिट्टी ने अपनी उत्पादन क्षमता धीरे 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 कम करने लगी, यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता को गुमा दिया। उसका नेगेटिव इफेक्ट ये आया, जो मैंने अभी मेरी शुरुआती बात में कहा कि 2017-18 में जो प्रोडक्शन था वो प्लस होने के अलावा प्रोडक्शन डाउन हुआ 22-23 में 17%, 17%। और ये समय में किसान को जो प्रोडक्शन कम आया तो किसान ने सोचा कि और खाद लगाओ, तो 10% उन्होंने खाद ज्यादा लगाई, 10% खाद बढ़ाई, लेकिन प्रोडक्शन 70% डाउन गया। ये बताता है कि ज्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग करने से मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम होती है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताने की कोशिश की ताकि किसान में एक अवेयरनेस आए कि हम सोइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करें, जितना हमें चाहिए उतना ही उसको फर्टिलाइजर दो। कोई मिट्टी में पोटाश होता है तो वहां पोटाश देने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई लैंड में फॉस्फोरस रिच होता है तो वहां फॉस्फोरस देने की आवश्यकता नहीं है। कौन से क्रॉप में कौन सा फर्टिलाइजर देना यह भी आवश्यक होता है, उसको भी किसान समझे। और ये सारे विषय के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने 1,28,000 से अधिक किसान समृद्धि केंद्र खोला है। आप हर ब्लॉक में जाओ, प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ किसान समृद्धि केंद्र है। एक किसान समृद्धि केंद्र पर किसान को फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे करना है, पेस्टिसाइड का उपयोग कैसा करना है जी, जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी और इंफॉर्मेशन मिले, ड्रोन का उपयोग कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन किसान समृद्धि केंद्र पर से किसानों को देने के लिए हमने चालू किया है, ताकि सेंट्रल द्वारा कुछ विचार सोचा जाए या तो जिस विषय पर काम हो रहा हो वो नीचे किसान तक पहुंचे, ये उद्देश्य है उसके पीछे। सर, एक जल्दी से कुछ और सवाल ले लेते हैं, क्योंकि गोवर्धन के माध्यम से कैसे किसानों से ऑर्गेनिक खाद ली जाए और उस पर भी 1500 रुपए का एक तरीके से सब्सिडी और सहायता दी जाएगी, तो ये भी किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं खेती की सेहत को, मिट्टी की सेहत को भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। ये दोनों प्रावधान दिखाई पड़ रहे हैं इसमें। देखो, वर्तमान समय में कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये बहुत आवश्यक है और इंडिया के पास ये रिसोर्स है। हमारे यहाँ एनिमल है, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसका एनिमल डंग्स का उपयोग करके हम बायोगैस बना सकते हैं। तो इस प्रयोग को सक्सेसफुली देश में इम्प्लीमेंटेशन करना चालू हो गया और उससे बायोगैस तो बनते हैं, लेकिन उसमें से स्लरी बहुत निकलती है। स्लरी मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ये स्लरी को ऑर्गेनिक मैन्योर में, प्रॉम में कन्वर्ट करके हम बेचे तो उससे फायदा ये होगा
कि ये जो गोवर्धन प्लांट है वो सस्टेन हो जाएगा, किसान को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल जाएगा, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग होने से किसान की फसल भी बड़े अच्छी होगी, उत्पादन क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ेगी और मिट्टी की सेहत भी बढ़ेगी। तो हमने व्यापक तौर पर जो देश में गोवर्धन स्कीम में चलने वाले सारे प्लांट से जो फर्टिलाइजर निकलेगा, ये फर्टिलाइजर भारत सरकार की फर्टिलाइजर कंपनी ही प्रोक्योर कर लेगी और उसके ऊपर भारत सरकार प्रति मेट्रिक टन 1500 रुपया दे देंगे। तो ये प्लांट चलेगा तो किसान को गोबर का पैसा मिलेगा, प्लांट चलेगा तो उसमें से गैस मिलेगा। तो हमें गैस तो आज 100% ज्यादातर इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है, तो इंपोर्ट ना करना पड़े, कम इंपोर्ट करना पड़े, इसके लिए भी उसका उपयोग हो जाएगा। ऐसे प्रयोग हमें करना ये समय की मांग है और दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए हमें भी बदलने की आवश्यकता थी। ये जो मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ते हुए देश में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बदल रहा है, उसका एक एग्जाम्पल है। जी सर, इससे पहले कि मैं आपको शुक्रिया अदा करूं अपने इतने कीमती वक्त निकालने के लिए, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया या फिर नैनो यूरिया के प्रयोग के बाद से हमने देखा है कि जिस प्रकार से यूरिया का इंडस्ट्री में कालाबाजारी या चोरी हुआ करती थी, उस पर पूरी तरह से लगाम लगी है। ये कदम किस प्रकार से फायदेमंद साबित हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आंकड़े आप साझा कर सकें तो। एक किसान का हित का यूरिया है, जो किसान को एक बैग पर 1800 से 2000 रुपया सब्सिडी दी जाती है और किसानों को 265-66 रुपये में बिका जाता है। उसका डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। हमने तय किया है कि ऐसे यूरिया का डाइवर्जन कोई भी करेगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे आउटलेट वाले हो, सभी के सामने हम कड़ी कार्यवाही करते हैं। 200 से अधिक ऐसे लोगों पर, ऐसी इंडस्ट्रीज पर कालेबाजारी करने वाले लोगों पर एक्शन लिया गया है। कई लोगों को पीबीएम एक्ट के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से कोई डिस्ट्रीब्यूटर कालाबाजारी करने वाला हो या कोई इंडस्ट्रीज उसका उपयोग करने वाला हो, उसको मेरा सुझाव है कि कृपया करके किसान का हित का फर्टिलाइजर को डाइवर्जन मत करिए। आपको विदाउट सब्सिडी वाला यानी कि टेक्निकल यूरिया मार्केट में उपलब्ध है। आप इंपोर्ट किया हुआ टेक्निकल यूरिया का उपयोग अपनी इंडस्ट्रीज में कर सकते हो। हमने एक स्क्वाड बनाई है, स्क्वाड छापेमारी करती रहती है और जो पकड़ा जाए उसके लिए उसके ऊपर एक्शन होता रहता है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई इंडस्ट्रीज पर एक्शन करूं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को जेल में बंद करूं, लेकिन जो किसान के हित का यूरिया कोई डाइवर्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज में भेज देंगे या तो इंडस्ट्रीज ले लेंगे, उसके लिए तो सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए और आज के कैबिनेट के इस बड़े फैसले पर, जो कि देश के अन्नदाताओं के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर है, उस पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा ये विशेष बातचीत एक्सक्लूसिवली दूरदर्शन न्यूज के लिए मनसुख मांडविया, जो कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के माध्यम से देश के अन्नदाताओं के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया है, जो उनके लिए फायदेमंद साबित होता नजर आए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मिलिए सारा से, जो है हमारी सोशल मीडिया क्वीन। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, मालदीव ट्रिप के लिए आप हैं हमारी लकी विनर। बस अपना OTP शेयर करें और टिकट पाएं। सारा स्मार्ट है, वो मीम्स तो शेयर करती है लेकिन OTP नहीं। अब आप भी बन सकते हैं सारा की तरह साइबर सुपरस्टार। साइबर धोखाधड़ी www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।
पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 42वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी 7 परियोजनाएं, रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाएं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,21,300 करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजनाएं 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने राजकोट, जम्मू, अवंतीपुरा, बीवी नगर, मदुरै, रेवाड़ी और दरभंगा में एम्स के निर्माण की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों से कहा है कि वो जनता के लिए इन परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए समय सीमा के भीतर काम को पूरा करें। प्रधानमंत्री ने PM स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की है। उन्होंने मुख्य सचिवों से शहरी क्षेत्रों, विशेषकर Tier 2 और Tier 3 शहरों के सभी पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान करने और उन्हें कवर करने को कहा है। PM मोदी ने पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मिशन मोड में अभियान चलाने और स्वनिधि से समृद्धि अभियान के अंतर्गत स्वनिधि लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि प्रगति सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी शामिल हैं। देश के अधिकांश राज्यों में मानसून की दस्तक ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जहां कई जगहों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं मुंबई और इसके उपनगरीय इलाकों में आज भारी और बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मुंबई में कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में NDRF, SDRF के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। वहीं देश की राजधानी के लिए भी 1 से 2 दिन के भीतर बारिश होने की संभावना जताई गई है। के अनुसार अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत में सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के देश के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के कई क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई। उत्तराखंड में आज और कल के लिए भारी बारिश की संभावना के साथ नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल न्यूज नाइट के आज के सफर में बस इतना है, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपको फटाफट अंदाज में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिन प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है। ये विश्वविद्यालय 145.82 एकड़ में बनाया जाएगा। साथ ही कौशाम्बी के सिराथू में औद्योगिक फसलों के लिए इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ फूड की स्थापना करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। अब से यहाँ 50% दिव्यांगजन शिक्षा ग्रहण करेंगे और बाकी सामान्य छात्रों को भी इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति न्हावा शेवा अटल सेतु कर दिया है। साथ ही महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का बड़ा निर्णय भी लिया गया है। इसका लाभ राज्य के सभी लोगों को दिया जाएगा।